नाज़रीन, जंग एक क्रूशल तरीन मोड़ पर पहुंच चुकी है और अमेरिका घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल अगले 48 घंटों में बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। पूरी दुनिया से नाज़रीन इसराइल के खिलाफ बहुत सख्त रिएक्शन आ रहा है और तमाम दुनिया की जो रियासतें हैं वो फलस्तीन के साथ खड़ी हो रही है। इसराइल के जो करीबी तरीन इत्तेहादी हैं वो भी इसराइल से पल्लू छुड़ा रहे हैं और कोई भी इसराइल के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाह रहा है। तो इस वक्त बहुत बड़ी तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं। जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो कहां पर पहुंचे हैं। जो ये खबरें बताई जा रही थी कि जी रमज़ान से पहले पहले जंगबंदी हो जाएगी, तो क्या वो जंगबंदी होने जा रही है? सिक्योरिटी काउंसिल अब क्या स्टेप लेने जा रही है और ये ताज़ा तरीन जो तफसीलात हैं और इसमें इसराइल अपने क्या शैतानी खेल खेल रहा है। क्या इसराइल वाक़ईतन जंगबंदी पर मजबूर हो गया है और क्या इसराइल वाक़ईतन फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जो है उसको अमल में लाने के लिए राज़ी हो गया है? ये तमाम बड़ी जो तफसीलात है आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। नाज़रीन, इस वक्त कायरा में डेलीगेशंस मौजूद हैं और इसमें कतर है, मिस्र है, CIA है और हमास है। ये तमाम जो फ़रीक़ैन हैं वहाँ पर मौजूद है। इसमें इसराइल नहीं है। इसमें तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से ये बताया जा रहा है जी प्रोग्रेस हो रही है और दुनिया भर से जो प्रेशर नाज़रीन आ रहा है वो जंगबंदी की तरफ चीज़ों को पुश कर रहा है। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन पहले स्टेटमेंट्स दुनिया भर से आई हैं, दुनिया भर के ममालिक और इसराइल के करीबी तरीन ममालिक, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। फिर सिक्योरिटी काउंसिल में नाज़रीन जो तारीखी अमल होने जा रहा है उस हवाले से भी आपको बताएंगे। इस वक्त अगर सबसे पहले हम देखें तो ऑस्ट्रेलियन एशियन कंट्रीज़ हैं। अब ये एशियन जो कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ है इसमें ये वियतनाम है, कंबोडिया है और इसके अलावा थाईलैंड साथ आता है, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सारे वो कंट्रीज़ है और इनके आगे जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सारा ये वाला जो दुनिया का हिस्सा है इनकी जो एक कंबाइंड स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट इनके सामने आई है। वो कह रहे हैं वी कॉल फॉर इमीडिएट एंड परमानेंट सीज फायर। यानी दुनिया के हर कोने से इस वक्त जंगबंदी की आवाज़ें उठ रही हैं और आज़ादी फ़लस्तीन की आवाज़ें उठ रही हैं। फिर नाज़रीन कनाडा जो कि इतना बड़ा इत्तेहादी है इसराइल का, आखिरी दम तक इसराइल के साथ खड़ा रहा है, इस वक्त कनाडा से नाज़रीन स्टेटमेंट सामने आई है। वो कह रहे हैं कि यूनरवा की जो फंडिंग है उसको हम रिस्टोर कर रहे हैं। अब यूनरवा वही आपको पता है सारा पीछे जो इशू चलता रहा, ये वाहिद इदारा है फ़लस्तीनियों की फलाह के लिए और इसकी फंडिंग बंद कर दी गई थी बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी दलाल के। बस इसराइल ने यह कहा कि इसमें हमास के फाइटर्स हैं और सारे सब ने इसकी वो बंद कर दी इमदाद और आज वो इमदाद खोलने पर मजबूर हो गए हैं। तो आप देखिए कि चीज़ें कैसे फ़लस्तीन के हक में तमाम हो रही हैं। तो कनाडा ने यूनरवा की फंडिंग रिस्टोर कर दिया। फिर यूरोपीय यूनियन से बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। वो कह रहे हैं कि हम साइप्रस से एड जो है वो गजा की तरफ रवाना कर रहे हैं। अब ये साइप्रस ये इसराइल से ऊपर की तरफ एक जजीरा है, यानी ऊपर तुर्की है, तुर्की और इसराइल के दरमियान साइप्रस एक बड़ा जजीरा है। यहाँ पर फॉरेन ट्रूप्स भी और इनके भी यूरोप के मौजूद है। तो यहाँ से वो कह रहे हैं कि बजरिया सी यानी लैंड तो नहीं पहुँच पा रही, बजरिया लैंड तो इमदाद नहीं पहुँच पा रही, तो अब ये बजरिया समंदर जो है वो साइप्रस से इमदाद भेज रहे हैं। अच्छा, फिर नाज़रीन यूनाइटेड नेशन का बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। वो कह रहे हैं कि इसराइल पर सैंक्शंस लगानी चाहिए। फिर वही बात करूंगा कि ये वो इदारे हैं जो हमने नहीं बनाए, ये वो इदारे हैं जो इन्होंने बनाए और इनकी फंडिंग से चलते हैं और आज तक इनके खिलाफ ना ही कोई स्टेटमेंट ऐसे इदारों से आई है और कोई सैंक्शन की बात करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो देखिए कि दुनिया किस तरह से बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है और जो सारा इम्पैक्ट क्रिएट किया है वो सारा गजा जंग ने किया है। हालांकि जो यूक्रेन की जंग है वो इससे 2 साल पहले से चल रही है, ठीक है, वो तो पहले से चल रही है, लेकिन जो गजा ने इंपैक्ट क्रिएट कर दिया दुनिया भर में वो अनप्रेसिडेंटेड है। अब नाज़रीन आपको सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से अपडेट करते हैं और वहां जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ गई है, जो इस वक्त सारी दुनिया के मीडिया की डिबेट बनी हुई है, जीनत बनी हुई है, जो मतलब बहुत बिग लेवल की ये न्यूज़ है, वो नाज़रीन ये है कि यूएस ने बज़ाते खुद जो सीज फायर की रेजोल्यूशन है वो सिक्योरिटी काउंसिल में जमा करा दी। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी खबर है कि इससे पहले कितनी करारदादें वहां पर जमा हुई लेकिन उसको यूएस वीटो करता रहा। सारी करारदादें जो है वो यूएस ने वीटो की और अब
खुद जो अमेरिका है उसने सीज फायर की जो रेजोल्यूशन है वो सिक्योरिटी काउंसिल में जमा करवा दी है, और खबर ये आ रही है कि अगले 48 घंटों के अंदर अंदर इस पर वोटिंग होने जा रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो रमजान में बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, तो अगले 48 घंटों के अंदर अंदर जो है ये सीज फायर पर वोटिंग होगी, जो कि डेफिनेटली फिर इसको मतलब चाइना तो रशिया वो तो और यूके भी उसमें शामिल है, वो तो ऑलरेडी ये बात कर रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए। एक इकलौता ये था अमेरिका था जो सीज फायर के खिलाफ, तो सारी दुनिया सीज फायर की बात कर रही, तो ये वहां से पास हो जाएगी, तो ये 48 घंटों के अंदर अंदर पास होगी, देन फिर इमदाद जो है वो अंदर जाएगी। तो अब ये बहुत बड़ा स्टेप है, इसका जो ड्राफ्ट है वो अमेरिका ने जो तमाम मेंबर्स हैं उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। इसमें नाज़रीन ये है कि 6 हफ्तों की इनिशियल सीज फायर किया जाएगा। इसमें लफ्ज जो है ड्राफ्ट में वो सीज फायर का किया गया है, ट्रूस का नहीं किया गया। अगर हम मुआहदे में जाएं, जो कि इस वक्त कायरो में डिस्कशन हो रही थी, जो मुआहदा वहां से सामने आया था उसमें भी सीज फायर का लफ्ज था। अब अमेरिका ने सीज फायर का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू किया है। उस मुआहदे में भी यही था कि इनिशली 6 हफ्तों की जंगबंदी होगी, देन फिर परमानेंट हो जाएगी, और उसमें कैदियों के तबादले की सारी चीजें आपको पता है। तो ये लगता है कि वही चीज जो है जो वहां पर तय नहीं हो सके उसको यहां पर लाया गया है सिक्योरिटी काउंसिल में। अच्छा, अब इसमें जो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है, देखें इससे पहले अमेरिका ने जो जितनी भी वीटो की हैं इस तरह की करारदादें जंगबंदी के हवाले से, तो अमेरिका ये कहता रहा कि जी हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो अगर हम यहां से बाय फोर्स जंगबंदी करवाएंगे तो फिर वो मुआहदा जो है वो खराब हो जाएंगे और कोई बड़ी सेटलमेंट और मुस्तकिल सेटलमेंट नहीं हो सकेगी। इसलिए हमें मुज़ाकरात के जरिए चीज़ों को सेटल करना चाहिए, ना कि यहाँ से बाय फोर्स। हालांकि वो भोंडा बयानिया था, आप पहले जंगबंदी करवा के भी तो आगे बात बढ़ा सकते हैं ना। आप बमबारी मतलब ये क्या बात हुई कि जी बच्चे मरते रहे वहां पर, और लेकिन आप मुज़ाकरात ही के जरिए करेंगे, ये तो कोई बात समझ नहीं। लेकिन वो भोंडा बयानिया था और किसी ने उस पर यकीन नहीं किया, और पूरी दुनिया से कंडेमनेशन आई जो जितनी करारदादें इसने वीटो की। अच्छा, अब इसका खुद यहां पर करारदाद जमा कराने का मतलब तो फिर वाज़ेह हो गया ना कि वहां पर मुज़ाकरात तो फिर आपके कामयाब नहीं हुए। जब आप खुद कहते थे कि हम वीटो ही इसलिए कर रहे हैं कि मुज़ाकरात, तो आप मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, इसलिए आप मजबूर हो गए हैं इधर सिक्योरिटी काउंसिल में आने के लिए, क्योंकि अभी आपके पास कोई चारा नहीं बचा। आपके सारे ऑप्शंस जो हैं वो बंद हो चुके हैं कि आप जंग को जारी भी नहीं रख सकते, और इसराइल आपकी बात भी मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए आप सिक्योरिटी काउंसिल में खुद आए हैं और यहां पर जंगबंदी का करारदाद लेकर आए हैं। क्योंकि अभी अगर हम ताज़ा तरीन तफसीलात अमेरिका से देखें तो मैसिव लेवल का प्रेशर इस वक्त अंदर से क्रिएट हो चुका है, और एक क्योस है। पेंटागन और व्हाइट हाउस सामने सामने है, सेनेटर्स खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस खड़ी हो रही है, मीडिया, आवाम, मतलब एक तो वहां पर अब इलेक्शन की कैंपेन चल पड़ी है, उसमें ट्रंप जीतता आ रहा है। एक वहां पर प्राइमरी इलेक्शंस होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट का इंतखाब होता है, तो वहां पर जो इसकी मुखालिफ पार्टी है यानी रिपब्लिकन्स, वहां से ट्रंप उभर कर सामने आ रहा है और आ चुका है कि ट्रंप ही कैंडिडेट होगा। तो वो प्रेशर जो है वो बाइडेन पर बढ़ता चला जा रहा है, बाइडेन की पॉपुलैरिटी लो होती चली जा रही है, और उसकी अपनी जो पार्टी है डेमोक्रेट्स वो इस पर बहुत सख्त नाराज हैं। जो सेनेटर्स हैं डेमोक्रेट्स के वो बहुत सख्त नाराज है बाइडेन पर कि ये सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहा। तो बाइडेन के लिए ओनली ऑप्शन ये बचा है कि जितना ये करना था उसने कर लिया, अब इलेक्शन में जाने के लिए उसके लिए जरूरी है कि वो गजा और यूक्रेन का मामला हल करे, खास तौर पे गजा का तो फिल फॉर करे। तो इसलिए वो अंदर से प्रेशर भी है और बाइडेन के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। इतना अरसा उसने इसको स्पेस दे के रखी इसराइल को, लेकिन इसराइल फातेह नहीं हो सका, तो अब टाइम खत्म हो चुका है। मिसाल के तौर कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखने चाह रहा हूं कि अमेरिका के अंदर से कितना प्रेशर इस वक्त आ चुका है। अभी एक ताज़ा तरीन सर्वे सामने आया जिसमें मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन यानी 70-80% अमेरिकन ये कह रहे हैं कि असले की जो शिपमेंट है इसराइल को वो बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, ये अमेरिकन कह रहे हैं। और फिर 36 डेमोक्रेट सेनेटर्स ने, यानी ये वही जो बाइडेन है वो डेमोक्रेट से है, तो डेमोक्रेट्स के सेनेटर्स ने 36 ने लेटर लिखा है बाइडेन को कि अगर रफा पर ऑपरेशन हुआ तो ये बहुत बड़ी तबाही दुनिया में लेकर आएगा और इसको फिर संभाला नहीं जा सकेगा। ये वहां मतलब लेटर लिखे जा रहे, सेनेट लिख रहा है। हालांकि इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग सिहोनी है, इनके पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करती है, तो कभी अमेरिका से इस हद तक जो रिएक्शन है फलस्तीन के हक में नहीं आया। कुछ और स्टेटमेंट्स आप देखिए। बाइडेन्स एलाइज इन कांग्रेस आर सीकिंग टू इन्फॉर्म हिम दैट नेतन्याहू's बिहेवियर इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द वाशिंगटन। कि देखे ना कि ये जंग
امریکی مفادات کے خلاف ہی گئی ہے. یہ جو امریکہ میں تھنک ٹینک سے بیٹھ کر بار بار کہہ رہے تھے کہ امریکہ کو یہ جنگ سوٹ نہیں کرتی تھی, اس میں امریکہ نے کچھ گین نہیں کیا بلکہ اپنا نقصان ہی کیا, تو وہاں پر اب اوپنلی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں جب یہ آوازیں اٹھتی ہیں, جب ان کا کانگریس بولتا ہے, جب ان کا میڈیا بولتا ہے, جب ان کے لیڈرز بولتے ہیں, تو وہ پبلک اوپینین کریٹ کرتے ہیں. تو پبلک اوپینین کے سامنے کوئی حکومتیں نہیں ٹک سکتی ہیں, اور خاص طور پہ مطلب مغربی حکومتیں جو کہ بنتی پبلک اوپینین کے, مطلب مڈل ایسٹ ہے یا چلے آپ ہمارا یہ ساؤتھ ایشیا ہے جس میں اتنا پبلک اوپینین وہ مطلب کمزور ڈیموکریسی ہے نا, تو وہاں پر تو میٹر کرتا ہے. تو مطلب جب یہ سارا اتنا لاؤڈلی کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکی مفادات کے خلاف یہ جنگ ہو رہی ہے, تو پھر آپ اس کو کنٹینیو کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کنٹینیو کیسے رکھیں گے؟ پبلک آلریڈی آپ کے خلاف ہے, تو یہ تو سینٹیمنٹ اور بڑھائیں گے آپ. تو اس لیے ان سٹیٹمنٹ جب آتی ہیں تو واضح پھر اشارہ ہوتا ہے کہ اب صورتحال کس طرف جا رہی ہے. پھر ناظرین وہ کہہ رہے ہیں it is time to take a tougher stance with the Netanyahu government on how it is managing the war. کہ اب ہمیں ٹف سٹانس ہے وہ لینے کی ضرورت ہے, یعنی جس طرح سے ابھی انہوں نے لیا ہے. If there is no change in Israel's policy, our interest with Netanyahu will be in different places. کہ اس پالیسی کے ساتھ ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے, اگر نتنیاہو نہیں مان رہا تو پھر دوسرے طریقے سمجھائے. دیکھیں نا یہ کتنی بڑی شرمندگی ہے امریکہ کے لیے کہ ایک نتنیاہو تم سے نہیں سنبھالا جا رہا. بھائی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا دنیا اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ پھر آپ کی ورتھ ہی کیا رہ گئی ہے؟ مطلب نتنیاہو ایک اکیلا شخص آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا, تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس کا جواز آپ کیسے تلاش کریں گے؟ چلیں ایک ٹائم تک تو آپ نے کیا کہ جی اسرائیل نہیں مان رہا, ابھی تو واضح ہے کہ نتنیاہو کی ساری پالیسی ہے, تو آپ سے اکیلا نتنیاہو آپ کی بات نہیں مان رہا, تو باقی دنیا کو آپ کیسے منوائیں گے؟ تو یہ بات جو ہے نا بہت اہم اس وقت ہے. There is a contradiction in US dropping aid on Gaza and Israel dropping bombs the next day. اب دیکھیں نا ان کے سینیٹرز یہ خود اوپنلی بات کر رہے ہیں, جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کتنی بڑی امریکہ کی منافقت ہے کہ ادھر سے بم دیے جا رہے ہیں اور ادھر سے امداد دیے جا رہے ہیں, جی کھانا بھیج رہے ہیں جو کہ پہنچ بھی نہیں رہا. اچھا اب انہوں نے ایئر ڈراپ کے ذریعے امداد دینا شروع کیا, یعنی جہاز کے ذریعے پھینکتے ہیں. تو ان کا سینیٹر کہہ رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے کہ ایک دن ہم امداد بھیجتے ہیں اور اگلے دن اسرائیل وہاں پر بومبنگ کرتا ہے, تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون سی ہماری پالیسی ہے؟ تو پوری دنیا میں یہ بے نقاب ہو رہے ہیں اور ہو کچھ نہیں رہا. تو یہ ساری جنگ جو امریکی مفادات کے خلاف جاری ہے. There is a growing risk of diverging interest between Washington and Tel Aviv unless Netanyahu changes course. کہ اب مطلب رسک بڑھ چکا ہے, تل اویو اور واشنگٹن کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہونے جا رہے ہیں. نتنیاہو ask for money and refuse to abide by advice. کہ ہماری وہ پیسے لے لیتا ہے لیکن ہماری جو نصیحت ہے وہ لینے کو تیار نہیں ہے. یہ اوپن یا وہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں. The American taxpayer pays for American aid and Israeli bombs. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے کہ ہمارے جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ امداد کے لیے بھی پے کر رہے ہیں جو فلسطین کے لیے جا رہی ہے, اور اسرائیلی بومبز کے لیے بھی پے کر رہے ہیں. تو یہ کیا کون سی پالیسی ہے بھائی جس کو آپ لے کر چل رہے ہیں؟ اچھا پھر انہوں نے کہا اسرائیلی گورنمنٹ منسٹر سپورٹنگ دا پریونشن آف ایڈ انٹری از ان ایکسیپٹیبل اینڈ مسٹ اینڈ. اب یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا سٹیٹمنٹ ہے, اس سے پہلے سینیٹرز کے تھے, اب یہ یو ایس کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے اوپنلی کہ یہ جناب غلط کر رہے ہیں. پھر جان کربی, آپ ذرا ایک دفعہ اس کا سٹیٹمنٹ دیکھیے. It is time for Israel to open more crossings and allowing more aid in. یہ وہی جان کربی صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ اسرائیل کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے, لیکن آج وہ یہ کہنے پر مجبور ہوا ہے کہ it's time for Israel to open more crossings. تو بندہ پوچھے کہ اب ایسا ٹائم کیوں آ گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بڑے تکبر کے ساتھ اس جنگ میں اترے تھے. آپ کو لگا تھا کہ آپ سپر پاور ہے, آپ جو مرضی کر دیں گے, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور آپ کا دنیا میں سکہ چلتا ہے, آپ جو مرضی کر لیں گے, اور آپ نے کیا. لیکن تب بھی دنیا بھر کے تھنک ٹینکس, دنیا بھر کے ایکسپرٹ یہ بار بار بات کر رہے تھے کہ ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ امریکہ یہ سمجھے یا اسرائیل یہ سمجھے کہ وہ امریکہ کا کور لے کر جو مرضی کرتا رہے گا, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, یہ کبھی اینڈ نہیں ہونے والا, اور وہ جو نسل کشی کرتا ہے وہ کرتا رہے گا, اس کو کبھی انجام نہیں بھگتنا پڑے گا. یہ ایسا پوسیبل نہیں ہے. دیکھیں یہ جو بمبنگ ہوئی ہے یا جتنی نسل کشی ہوئی ہے, یہ ایکسٹریم لیول کا جو زور ہے نا وہ ان دونوں نے لگایا ہے. یعنی اسرائیل اور امریکہ نے اپنی ساری طاقت استعمال کی ہے. دیکھیں اس نے ساری دنیا کو روک کے رکھا ہے کہ ساری دنیا خلاف تھی اس جنگ کے, لیکن امریکہ نے کسی کو کوئی مطلب یو این میں بھی ووٹنگ ہو گئی, امریکہ آئسولیٹ ہو گیا, لیکن اس نے کوئی پرواہ نہیں کی. تو
आखिरी लेवल पर, आखिरी इंतहा पर जितना जोर अमेरिका लगा सकता था उतनी पावर इस्तेमाल करके उसने ये जंग जारी रखवाई, लेकिन अब वो फेल हो चुका है। तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि पावर तो हमने इस्तेमाल कर ली भाई। देखिए, पावर के जरिए तो आप गजा को फतह करना चाहते थे, तो आपने सारी पावर की, आपकी CIA भी वहां पर गई, जो यूके है उसकी इंटेलिजेंस भी वहां पर गई, और आप कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके। तो पावर आपकी फेल हो गई है। तो आप वो जो एक एक शील्ड आपने बना के रखी थी इसराइल के इर्द गिर्द, अब वो शील्ड कायम नहीं रह सकती। एक टाइम था कि अगर इसराइल इस दरमियान गजा को फतह कर लेता तो फिर अमेरिका सारे मामला संभाल सकता। तो गजा भी फतह नहीं हुआ, और इतना वो सारा मामला जो बाकी टाइम था अपनी अंदर की पब्लिक का, बाहर दुनिया का, देखे ना कि साउथ अमेरिका के ममालिक किस तरह से खिलाफ खड़े हो रहे हैं, और वो अमेरिका को कह रहे हैं कि हम अब मजीद सपोर्ट नहीं कर सकते, अब मजीद साथ खड़े नहीं हो सकते। उसके क्लोज तरीन एलाइज जिस तरह कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, उनकी पॉलिसी डिफरेंट होती चली जा रही। पेंटागन अलग पॉलिसी लेकर आ गया, तो बाकी फिर रह क्या गया है? तो हर चीज का एक टाइम होता है, वो टाइम खत्म हो चुका है। फिर नाज़रीन, पेंटागन का एक स्टेटमेंट देखिए, पिछला स्टेट डिपार्टमेंट का था। पेंटागन क्या कह रहा है? ऑस्टिन एक्सप्रेस्ड हिज डीप कंसर्न अबाउट द ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन गाजा ड्यूरिंग इस मीटिंग विद इसराइली मिनिस्टर गांट्स। आप अंदाजा लगाइए कि जब पेंटागन ये कह रहा है कि जी सिचुएशन सही नहीं है गजा में, तो फिर पीछे रह क्या गया? यानी अभी तक तो आप ये शहादतें मानने को तैयार ही नहीं थे, और अभी आप कह रहे हैं कि जी हमें बड़ा कंसर्न है, तो मतलब कुछ गलत तो हुआ है ना। आपने जो मुकद्दस इसको समझा हुआ था इसराइल को, आज आप कह रहे हैं कि हमें कंसर्न है कि वहां पर कुछ ऐसा हो रहा है। तो आप मानने को तो तैयार हुए, आप ऑन रिकॉर्ड तो चीजों को खुद लेकर आए कि नहीं जी वहां पर इसराइल ने कुछ गलत किया है। फिर नाज़रीन, एक बड़ी अहम चीज ये सामने आई है कि बेनी गांट्स की, चूंकि आपको पता है कि मुलाकातें वहां पर हो रही हैं, सबके साथ हुई हैं, तो बेनी गांट्स के हवाले से एक बड़ी चीज सामने आई कि उसने ये रिवील किया है कि अमेरिकी ऑफिशियल्स के साथ मिलने के बाद मुझे पता चला है कि इसराइल इज इन ग्रेट ट्रबल। या पहले स्टेटमेंट देखिए, गांट्स रियलाइज्ड आफ्टर हिज मीटिंग इन वाशिंगटन दैट द इजरायली गवर्नमेंट इज इन डीप ट्रबल, कि उसने रियलाइज ये किया है कि जिस तरह से अमेरिकी सपोर्ट जो है वो पीछे हट रही, जिस तरह से इनका स्टांस हार्श से हार्श होता चला जा रहा है, ये इसराइल से पीछे हटते चले जा रहे हैं, तो इट्स मीन कि इसराइल इज इन ग्रेट ट्रबल। क्योंकि इसराइल जो है वो तो अमेरिका के बगैर काम नहीं रह सकता, और इसराइल ये चाहता है कि वो जंग जारी रखे, तो अमेरिका अब जंग उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। तो अमेरिका के बगैर ये जंग जारी रखना चाहेगा तो कैसे रखेगा? और अगर अमेरिका के बगैर जंग में गया तो भी तबाही, और अमेरिकी के बगैर अभी फिल फॉर जंगबंदी होने अगर जा रही है तो भी इसराइल की तबाही है ना, फिर भी इबरतनाक शिकस्त है। मतलब पीछे फिर रह क्या जाएगा इसराइल का? वो तो जंग उन्होंने गजा पर फतह करने के लिए शुरू की थी, ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए, वो मिनी से भी मिनी इसराइल रह जाएगा। तो वो दोनों लिहाज से इसराइल की तबाही है, ये गांट्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, फिर ना अब नाज़रीन, इसराइल की पोजीशन इस सारी सूरत हाल में क्या है? उधर सिक्योरिटी काउंसिल, अमेरिका का प्रेशर, दुनिया का प्रेशर, लेकिन इसमें इसराइल की पोजीशन क्या है? इसमें नाज़रीन आप अंदाजा लगाइए कि इसराइल ने अभी तक अपना डेलीगेशन मिस्र में नहीं भेजा, जो मुज़ाकरात वहां पर चल रहे थे, और सिक्योरिटी काउंसिल में ये करारदाद आने का मतलब ये है कि इसराइल नहीं मान रहा, इसराइल जंगबंदी पर राजी नहीं है, ना ही वो विड्रॉल पर राजी है। तो वो अपना जो शैतानी खेल है वो खेल रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम बड़े नाजुक मोड़ पर हैं। जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि हम बड़े क्रूशल और नाजुक मोड़ पर हैं, वो इसीलिए हैं कि हम जंगबंदी के इतना करीब पहुंचकर यहां पर अभी भी खतरा है कि जंगबंदी ना हो। ठीक है ना, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपका पाला किससे पड़ा है? आपका पाला दुनिया की सबसे जालिम तरीम और इंतहा पसंद कौम से पड़ा है, जिसको अपनी कौम की भी फिक्र नहीं। अगर उसके अपने भी लोग मारे जाएं तो वो उसका भी फिक्र नहीं करते। अगर वो अपने मकसद का, जो उनका शैतानी मकसद है, उसको पूरा करना उनके लिए इंपॉर्टेंट है, अपने लोग भी उनके मारे जाएं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो दुनिया की क्या फिक्र करेंगे? तो इसीलिए आपका पाला उस दुश्मन से है जो किसी उसूल और ज़ाब्ते को नहीं मानता है। इसीलिए खतरा अभी भी है कि इसराइल जंगबंदी ना करे, और ये सूरत हाल किसी भी तरह से बिगड़ जाए कि लेबनान से जंग हो जाए, कोई उधर को मतलब मिस्र का मामला, कोई रफा ऑपरेशन, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर हमास की स्टेटमेंट आप देखिए, अ लीडिंग सोर्स इन पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फैक्शंस told Al Mayadeen, the goal of our negotiations in Cairo is to reach an agreement that achieves a permanent ceasefire, the return of the displaced, withdrawal from the Gaza Strip and providing the needs of our people. फिर अगली बात सुनिए, the occupation has not yet given any positive position on stopping the war and does not want to withdraw from Gaza Strip. तो हमास ये वाज़ेह तौर पर कह रही है कि इसराइल की जानिब से
अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया जंगबंदी के हवाले से और ना ही विड्रॉल के हवाले से। तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि वो उधर सिक्योरिटी काउंसिल में जाना सबसे बड़ा इशारा है कि इसराइल नहीं माना है, इसीलिए वो सिक्योरिटी काउंसिल में गए हैं और हमास इस बात को कंफर्म कर रही है। तो इसीलिए ये खदशा अभी भी पाया जा रहा है कि इसराइल कुछ भी कर सकता है और रमज़ान में एक फैसला कुन मार्का फिर आलम इस्लाम का होगा। अच्छा, अगर इसराइल के अंदर की बात करें तो अंदर बड़ी खप पड़ी हुई है और ये नाज़रीन डॉक्यूमेंट सामने आया कि नेतन्याहू को पता था 7 अक्टूबर के हमले का, उसको वार्निंग मिली थी, लेकिन उसने ये नहीं रुकवाया हमला, यानी सिक्योरिटी अलर्ट नहीं की। शायद उसका एक मकसद ये था कि भाई वो एक बड़ी जंग की जवाज़ तलाश कर रहा था। उसको लगा कि भाई ये बेहतरीन मौका है कि अगर ये हमला होता है तो हम फुल स्केल जंग छेड़ देंगे इनके साथ और गजा पर कब्जा कर लेंगे, ये बेहतरीन मौका है। लेकिन चूंकि उसकी कैलकुलेशन खिलाफ चली गई और वो गजा पर कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन अब वो जो ऑलरेडी नेतन्याहू पर प्रेशर था वो और बढ़ चुका है इस डॉक्यूमेंट सामने आने के बाद। फिर इसराइल का जो अपोजिशन लीडर है वो कह रहा है इफ नेतन्याहू रिमेन्स प्राइम मिनिस्टर द नेक्स्ट कैटास्ट्रॉफी विल ओनली बी अ मैटर ऑफ टाइम, कि अगर ये अभी भी वज़ीर आज़म रहा तो फिर समझ लेके तबाही सिर्फ अब ये ना टाइम की बात है कि ये कब आएगी, इसके होते हुए हर सूरत में इसराइल के लिए तबाही है। अच्छा, ये नाज़रीन ताज़ा तरीन खबरें हैं। अगर हम थोड़ा सा आखिर में एनालिसिस करें तो सूरत हाल नाज़रीन ये है, खबरें आना शुरू हो गई हैं कि वहाँ पर बच्चे जो हैं वो भूख से शहीद होना शुरू हो गए। जी हाँ, ये मैं बड़ी अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बच्चे अब भूख से वहाँ पर शहीद होना शुरू हो गए। तो ये अब वो वक्त है कि नाउ और नेवर वाला, कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। मतलब अगर आपने रोकना है तो अभी रोकेंगे, नहीं तो फिर बात बहुत तबाही। मतलब बच्चे भूख से मरना शुरू हो गए यार, इससे आगे और फिर पीछे रह क्या जाता है। जो जिन वालिदैन के बच्चे उनकी गोद में भूख से मर रहे होंगे उन पर क्या बीत रही होगी। और आपको पता है कि बाहर हजारों ट्रक खड़े हुए हैं। तो बात यह है कि दुनिया भी सारी कह रही है, अमेरिका भी कह रहा है, सारे कह रहे हैं कि जंगबंदी होनी चाहिए, वहां पर बड़ी तबाही आ रही है तो फिर जंग रोके। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल पर यकीन नहीं आता कि भाई इसराइल जंग कैसे रोकेगा, वो अपने मकसद से पीछे कैसे हटेगा। मिसाल के तौर पर भी नॉर्वे का और यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी का बयान सामने आया कि 2 स्टेट में जो सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है वो इनकी सेटलमेंट्स है वेस्ट बैंक में, यानी इनकी इतनी ज़्यादा बस्तियां कायम हैं वेस्ट बैंक के इलाके में, तो अब वो कैसे ख़त्म होंगी, वहाँ से यहूदी किस तरह निकलेंगे। ये बस्तियां बनाई इसलिए गई थी कि जो 2 स्टेट वाला मामला है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो ये अब अपनी जगह पर मसला है कि भाई ये 2 स्टेट कायम ही कैसे होगी, ये कैसे पॉसिबल होगा। तो अगर 2 स्टेट ही नहीं होनी तो फिर जंग कैसे रुकेगी, मतलब आज़ादी फ़लस्तीन नहीं होगी अगर, तो फिर जंग कैसे रुकेगी। तो ये इतना कम्प्लेक्स मामला है कि इसका कोई भी 100% एनालिसिस करना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन बात ये है कि अगर इसराइल की हम देखें, उनका पूरा रिकॉर्ड देखें, तो हमें ना ही अमन उनकी तरफ से कोई पता है, ना ही कोई सेटलमेंट हमें उनकी तरफ से पता है कि ये कोई ऐसी अमन की कोई ख्वाहिश रखते हैं या कोई अमन की डील ये करेंगे या किसी मुआहदे पर आएंगे, ये तो हमें उनके हवाले से पता है। बाय फोर्स करवाया जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल करेगी तो इसराइल कितना रुकेगा ये अब देखना बाकी है। लेकिन अगर एक बात ज़रूर है कि अगर अमेरिकी हिमायत नहीं होगी तो फिर मसला नहीं है। फिर इसराइल अगर जंग में आता है तो फिर उसके लिए तबाही के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर ठीक है, फिर एक रियासत बन जाएगी और इसमें फिर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि इसराइल ये जंग नहीं जीत सकेगा अमेरिकी हिमायत के बगैर। और अगर हम अभी तक भी देखें तो अमेरिकी हिमायत के साथ भी वो कौन सा जंग जीत सका है, तो अमेरिकी हिमायत के बगैर उसका क्या हशर होगा, तो ये आप दुनिया देखेगी। बहरहाल ये फिलहाल के हकायक है, हम देखते हैं कि अगले 48 घंटों में क्या होता है। सिक्योरिटी काउंसिल पर वोटिंग होती है, वहाँ पर पास होती है, आगे क्या सूरत हाल इख्तियार करती है। लेकिन ये अब आखिरी 48-72 घंटे आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर रमज़ान सर पर आ खड़ा है और यकम रमज़ान को लश्कर जो है वो मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना होंगे। सो बहुत नाजुक टाइम पर हम आ गए हैं, आपको अपडेट रखेंगे। अपनी राय ज़रूर आप आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।